हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का यानी कि 27 नवंबर का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ जो आपकी कल की वीडियो आई थी वो मैंने बाय मिस्टेक 25 नवंबर बोल दिया था, बट थी 26 नवंबर की। उसका जो थंबनेल है वहाँ पे भी मैंने चेंजेस कर दिए हैं। पीडीएफ में भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ जो है जितनी भी बची हुई थी आप लोगों की, वो मैंने सारी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ वहाँ से अपनी पीडीएफ्स जो हैं लेक्चर्स की आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आइए आज का डिस्कशन जो है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात की जा रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात की जा रही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है हर साल हम 26 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अपनाया था, यानी कि अडॉप्ट किया था। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान है वो फोर्स में आया था, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इसी उपलक्ष्य पे हम लोग क्या करते हैं, संविधान दिवस यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को जो एक्यूरेट डेट है वो याद होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। तो 1949 को हमने अपने संविधान को अपनाया था, तो इसलिए हम आज ही के दिन यानी कि कल के दिन जो है 26 जो नवंबर है, तो हम संविधान दिवस जो है सेलिब्रेट करते हैं। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाना था, ठीक है, उसके लिए एक ड्राफ्टिंग जो कमेटी सेटअप की गई थी असेंबली के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, ठीक है। तो ये काफ़ी बार मैंने डिस्कस भी किया है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार वनडे एग्जामिनेशन में। नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल मिल्क डे जो है 26 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि जो फादर ऑफ इंडियाज़ वाइट रेवोल्यूशन है, जिनका नाम है वर्गीस कुरियन, ठीक है, तो इनको फादर ऑफ द इंडियाज़ वाइट रेवोल्यूशन बोला जाता है। ऑपरेशन फ्लड इनके द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो मिल्क से रिलेटेड जो चीज़ें हैं हमारी कंट्री में, डेयरी फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं, उसको क्या किया था, एक्सपैंड किया था हमारी कंट्री में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ था, फार्मर्स की जो इनकम थी और जनरेट हुई थी। तो इसके बारे में हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे। इस साल जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, 100th है, ठीक है। तो 100वीं इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनके द्वारा जो फार्मर्स हैं उनकी हेल्प की गई थी, ताकि जो फार्मिंग है, स्पेशली डेयरी फार्मिंग जो है उनसे मदद मिल सके लोगों को। स्पेशली वुमेन्स जो है इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रही हैं, तो वुमेन्स के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इनकम जनरेट की जा रही है इसके चलते, ठीक है। तो आज के दिन इनको जो है रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है, एज दी फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। और इनको निकनेम क्या दिया गया है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो इनकी तरफ फाउंडेशन स्टोन रखा गया था किसका, और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का, ठीक है। एक और बात आप लोगों ने इसके बारे में याद रखनी है कि इनके द्वारा क्या किया गया था, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी पे ज़्यादा फोकस दिया गया था। इनके द्वारा प्राइवेट पे नहीं फोकस दिया गया और ना ही गवर्नमेंट पे। कॉर्पोरेटिव क्या है कि जो छोटी छोटी जो रहती है ना, रीजनल जो कम्युनिटी सोसाइटीज़ रहती हैं, ठीक है, तो उन पे फोकस किया गया। प्राइवेट का मानना ये है, इनके द्वारा इनका ये आइडिया था कि प्राइवेट जो है वो क्या करती है, अपने फ़ायदे के बारे में सोचती है, जनता के फ़ायदे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है, ठीक है। तो ना ही गवर्नमेंट पे इनके द्वारा फोकस किया गया, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भी जो है गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेंगे। तो इनके द्वारा जो है अमूल जो कंपनी है वो स्टार्ट की गई। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, जो आइडिया दिया गया था अमूल का एज अ कॉर्पोरेटिव, ठीक है। तो इनके द्वारा ये दिया गया, किनके द्वारा, वर्गीस कुरियन जी के द्वारा। और बाद में ये ग्लोबल ब्रांड भी बना अमूल, ठीक है। आज के टाइम में हम अमूल के जो है, अमूल जो आइसक्रीम खाते हैं, अमूल पनीर, अमूल बटर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और अमूल मिल्क भी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है इस ब्रांड को, हमारी कंट्री में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में भी, ऑल ओवर वर्ल्ड में भी, ठीक है। तो जो आइडिया है इसका लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन बनाने का इनके द्वारा दिया गया, और ये बना भी, ठीक है। तो इनकी बुक जो है, ये याद रखिएगा, बुक का नाम है आई टू हैड अ ड्रीम। तो ये किनके द्वारा लिखी गई है, वर्गीस कुरियन जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश हमारी कंट्री का ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है। तो हाईएस्ट स्टेट ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर कौन है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको फैक्ट बताए हैं, तो ये इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है, वर्गीस कुरियन जी जो हैं, ठीक है,
ये क्या थे, एक सोशल एंटरप्रेन्योर थे, ठीक है। चीफ आर्किटेक्ट थे ऑपरेशन फ्लड के। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड था, मिल्क से रिलेटेड था, ठीक है। इनके द्वारा इंडिया को लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बनाया गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अनंत पैटर्न जो है और डेयरी कॉर्पोरेटिव, ठीक है। अमूल इंडियाज लार्जेस्ट फूड ब्रांड जो है इनके द्वारा अडॉप्ट किया गया, यानी कि फूड ब्रांड आज के टाइम में आपको अमूल देखने को मिलता है, ठीक है। तो फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम से इनको जाना जाता है। 1963 में इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड में मिला 1965 में पद्मश्री से नवाजा गया। 1966 से पद्म विभूषण इनको दिया गया। 1999 में 1966 में पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, ठीक है। जितने भी पद्म अवार्ड्स हैं इनको मिल चुके हैं और बोला जा रहा है कि इनको भारत रत्न भी दिया जाना चाहिए पोर्थोमिशली, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है जीएसटी के बारे में। पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, कल भी, ठीक है। तो जीएसटी के बारे में क्यों ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि इसकी जो स्लैब्स हैं, यानी कि जो स्टैंडर्ड रेट स्लैब्स हैं, उसमें कुछ चेंजेस करने की यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं करंट जीएसटी जो रेट स्ट्रक्चर है 0% है, 5% है, ठीक है। 5% को 8% तक करने की बात यहाँ पे की जा रही है, 12% को और 18% को, ठीक है। तो यहाँ पे 15% मर्ज करने की बात की जा रही है और 28% को 30% में, ठीक है। तो 28% जो टैक्स रेट लगता है ये किस पे लगता है, जो लग्जरी चीज़ें रहती हैं, ठीक है, तो उन पे ये टैक्स लगाया जाता है। तो इसको सब्ज्यूम और मर्ज करने की यहाँ पे बात की जा रही है, कुछ चेंजेस करने की बात की जा रही है। कुछ जो है इसके बारे में फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे जो जीएसटी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इंक्लूडिंग जीरो एसेंशियल गुड्स जो है स्टैंडर्ड जो 5 है, 12 है, 18 है, ठीक है। 0, 5, 12, 18, 28, ठीक है। तो इनमें चेंजेस लाने की बात की जा रही है, ठीक है। अगर बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। तो इनके द्वारा सजेस्ट किया गया है कि जो स्ट्रक्चर है 8% का, 15% का और 30% का जो रेट स्ट्रक्चर है वो लाया जाए स्पेशली गुड्स के लिए, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके जो रेवेन्यू है, ठीक है, ताकि मिनिमाइज़ हो सके चीज़ें, ठीक है। उनमें जो गैप है वो कम किया जा सके, ठीक है, स्ट्रक्चर रेट्स में। तो अगर बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, ये पहले बता रही हूँ, ठीक है। तो ये एक इंडिया का ये क्या है, प्रीमियर इकोनॉमिक थिंक टैंक है, ठीक है। ये एडवाइस देने की यहाँ पे बात की जाती है इनके द्वारा, ठीक है। सेंटर फॉर रिसर्च इन पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसीज़ के ऊपर यहाँ पे ये एडवाइस देते हैं। ये एक ऑटोनोमियस बॉडी है, ठीक है। इसको फाउंड कब किया गया, ये फाउंड किया गया 1976 में। 1976 में क्यों, देखो तब क्या था, इमरजेंसी थी हमारी कंट्री में और 40 जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी आया था 1976 का, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इमरजेंसी जो थी हमारी कंट्री में 75 टू 77 तक आपको देखने को मिली, ठीक है। उसी दौरान इसको भी इस इंस्टीट्यूट को फाउंड किया गया। रजिस्टर इसको किया गया अंडर सोसाइटी जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1860 का, और इसको ज्वाइंटली सेटअप किसके द्वारा किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा किया गया। ईस्ट वेल जो प्लानिंग कमीशन थी उसके द्वारा, जो आज के टाइम में नीति आयोग है, सेवरल जो स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा मिलकर यहाँ पे काम किया गया और इसको सेटअप किया गया, ठीक है। और इतनी बात आप लोगों को और याद रखनी है कि जो ये इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, ठीक है। और इनके चेयरमैन कौन आज के टाइम में, ये आप लोगों का होमवर्क है, चेयरमैन बताइएगा। और जो चेयरमैन का टेन्योर रहता है यहाँ पे 4 ईयर का रहता है और टाइम के हिसाब से इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। हेडक्वार्टर यानी कि इनकी लोकेशन कहाँ पे, इसकी न्यू दिल्ली में है। तो ये सारे फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी है, ठीक है। तो सेटिंग जो है ओवरऑल मल्टीपल टैक्स रेट की अंडर किसके रखी गई है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपको पता ही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं विश्वराज एस बोमाई, इनके द्वारा प्रपोज किया गया है कि ये रैशनलाइजेशन जो टैक्स रेट है इसमें चेंजेस लाने चाहिए। तो ये आप लोगों को इस ध्यान रखना है इस पॉइंट के ऊपर भी, क्लियर। सेक्टर्स अगर बात करें हमारी कंट्री में अलग अलग सेक्टर्स देखे जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ठीक है। जिस पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो ओवरऑल इकोनॉमी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली जो रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स पेयर हैं या रिफंड ऑफ टैक्सेस हैं, ये भी इसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। यूनिफॉर्म फॉर्मेट ऑफ टैक्स रिटर्न जो है, कॉमन टैक्स बेस है, कॉमन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर जो ग्रेट यूज़ होगा आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर का, ताकि रिड्यूस कर सके हम किसको, करप्शन को। और साथ ही साथ क्या होगी, सेकेंडरी जो सेक्टर है उसको भी बूस्ट मिलेगा, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि
जैसे आप यहाँ पे देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या आ जाता है, जो जैसे रॉ मटेरियल आता है, ठीक है। रॉ मटेरियल में आ जाएगा फिशिंग, आ जाएगा डेयरिंग, आ जाएगी एग्रीकल्चर, आ जाएगा फॉरेस्ट्री, आ जाएगी, ठीक है। तो ये किस में आ जाता है, प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। अब जो मिल्क है या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में से हमने क्या लिया, वीट लिया, वीट से हमने क्या बनाया, बिस्किट बनाने हैं, ठीक है। तो बिस्किट जहाँ पे बनेंगे इंडस्ट्री में वो क्या आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ जाएगा, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर आ जाएगा। हमारी कंट्री में पहले इसको क्या किया गया था, स्किप किया गया था और सीधे हम टर्शरी सेक्टर पे पहुंच गए थे, ठीक है। अगर चाइना की हम बात करें, उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किस पे दिया है, सेकेंडरी सेक्टर पे दिया है, ठीक है। इसलिए उनके जो गुड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं अलग अलग कंट्री में। तो हम क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा चाइना से हम इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उनके चाइना के प्रोडक्ट्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं अपनी कंट्री में। तो हम फोकस किस पे कर रहे हैं आज के टाइम में, सेकेंडरी सेक्टर पे हम फोकस कर रहे हैं, ताकि जो है एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट हो और साथ ही साथ हम एक्सपोर्ट पे भी फोकस करें। क्लियर। तो इंडिपेंडेंट जो है हम अलग अलग कंट्रीज़ पे वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। टर्शरी सेक्टर जो है ये यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसे बिस्किट जो है ये मार्केट में ले जाके बेचा जा रहा है, या फिर ये किस में आ जाएगा, ये सर्विस सेक्टर में आ जाएगा, जिसको हम टर्शरी सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर जो है ये पेशेंट को देख रहा है, ये भी क्या है, ये सर्विस सेक्टर है। टीचर जो है टीच कर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, डेट इज सर्विस सेक्टर, ठीक है, ये टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा। आई होप आपको ये तीनों सेक्टर्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। क्लियर। तो बूस्ट अगर होगी सेकेंडरी सेक्टर, तो एक्सपोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी जनरेट होगा, इंक्रीज़ होगी हम लोगों की जीडीपी, ठीक है। और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी और लीड करेंगे हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में, और हेल्प मिलेगी हमारी कंट्री को जो गरीबी है उसको ख़त्म करने में, और जनरेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे देखें, ठीक है, जो जीएसटी के अंदर जो कवर नहीं की गई आइटम्स, ये मैंने कल भी डिस्कस की थी। तो पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं, रियल इस्टेट ट्रांजैक्शन, अल्कोहलिक जो शराब वगैरह रहती है जो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, ये भी जीएसटी के अंडर नहीं रखी गई है। टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स भी, ठीक है। ये कुछ आइटम्स हैं जो जीएसटी के अंडर नहीं है, इसलिए आपको इसके रेट्स जो हैं, जैसे लिक्वर के, ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपको अलग रेट मिलेंगे, या फिर मध्य प्रदेश में अलग मिलेंगे, पंजाब में इसके अलग रेट होंगे, ठीक है। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उसके भी आपको अलग अलग स्टेट में इसके रेट्स जो हैं वो अलग अलग ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए जीएसटी के अंडर ये चीज़ें जो है वो कवर नहीं की गई हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जीएसटी के कुछ जो लेजिस्लेटिव बेसिक्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। हमारे इंडिया में जीएसटी जो है ये इंट्रोड्यूस कब की गई, 2014 में की गई, इंट्रोड्यूस 2014 में की गई, और एक बिल लाया गया 122 अमेंडमेंट बिल, ठीक है। और इस बिल को अप्रूव किया कब, 2016 में अप्रूव किया गया, ठीक है। तो स्टैट्यूट बाय राज्यसभा एज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 लाया गया, और 1 जुलाई 2017 को क्या किया गया, जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया। उस दिन हम जीएसटी डे जो है वो भी सेलिब्रेट करते हैं, कब, 1 जुलाई, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइए, ताकि जो है ये फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन रहती है ये सीधे डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। अब जो प्रोविजंस देख लेते हैं, सेंटर जो जीएसटी है, स्टेट जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी। सेंटर जीएसटी में क्या क्या सब्ज्यूम किया गया है, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। स्टेट जीएसटी में क्या है, वैट जो वैल्यू एडेड टैक्स रहता है, लग्जरी टैक्स इसमें स्टेट जीएसटी में रखे गए हैं। इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स क्या है, इसमें इंटर स्टेट ट्रेड जो होता है उस पर ये टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। आईजीएसटी जो है इज़ नॉट टैक्स की कैटेगरी में तो नहीं आता, बट ये कोऑर्डिनेट आपको देखने को मिलता है स्टेट एंड यूनियन टैक्सेस में, ठीक है। आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 246A, यानी कि अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड किया गया है। इस आर्टिकल के तहत स्टेट्स को पावर दे रखी है कि वो क्या टैक्स लगाएं, जीएसटी, ठीक है। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में हम पढ़ते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 279A, आर्टिकल 279A के तहत जीएसटी काउंसिल जो है ये फाउंड की गई बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्न ऑफ जीएसटी। इसके चेयरमैन कौन होते हैं जीएसटी काउंसिल के, वो होते हैं हमारी जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी कि निर्मला सीतारमण जी, और मिनिस्टर्स जो रहते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। काउंसिल जो है, काउंसिल की अगर हम बात करें, ये क्या करती है, सेंटर के वोटिंग पावर जो रहती है काउंसिल की 1/3 रहती है, और स्टेट की 2/3 रहती है। अगर मेजॉरिटी बात करें, मेजॉरिटी डिसीजन की बात करें, तो 3/4, ठीक है, यानी कि 3/4 जो है मेजॉरिटी यहाँ पे देखने को मिलती है अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में। ये कल भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज जो है कुछ आपको और पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। अगर फर्टिलिटी रेट के बारे में अगर हम बात करें, वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, ठीक है। फर्टिलिटी रेट का मतलब यही है कि किस एज में जो वुमेन है वो क्या कर सकती है, बच्चों को जन्म दे सकती है, ठीक है। तो दैट इज़ अ फर्टिलिटी रेट। तो डाटा जो है अभी डिक्लाइन हुआ है रिकॉर्डिंग टोटल फर्टिलिटी रेट, एवरेज नंबर ऑफ जो है चिल्ड्रन पर वुमेन। क्लियर। टोटल फर्टिलिटी रेट का सिंपल मतलब यही है कि टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो बॉर्न हो रहे हैं, बॉर्न टू अ वुमेन इन हर लाइफ टाइम। क्लियर। तो ड्यू टू सस्टेनेबल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुआ है। पहले कितना था, 2.2 था, रिपोर्ट किया गया 2015 में। अब जो देखने को मिल रहा है 2.0 है, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल का। क्लियर। तो इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट में कमी देखने को मिली है, जो काफ़ी आपको सही लग रही है, ठीक है। तो अगर स्पॉटलाइट की बात करें, वुमेन्स रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ सिस्टम है, ठीक है, उसमें भी जो ड्रामेटिकली इंक्रीज़ हुआ है, स्पेशली जो सिजेरियन बर्थ है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स रहते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिजेरियन यानी कि ऑपरेट के थ्रू जो डिलीवरी रहती है वो करना ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि उसमें जो पैसा ज़्यादा लगता है। नॉर्मल डिलीवरी में ओनली आपको 10 या 15,000 देखने को मिलेगा। तो जहाँ पे ज़्यादा पैसा हिटने की बात आती है प्राइवेट सेक्टर में, तो अपना फ़ायदा ही देखा जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे वुमेन की हेल्थ और बच्चे की हेल्थ का उनको कोई भी परवाह नहीं रहती है, ठीक है। तो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें तो 47.5% बर्थ जो है वो किससे होते हैं, सी सेक्शन से होते हैं। सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन से, ठीक है। तो 14.3% जो रहते हैं पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ में रहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो इसमें जो बढ़ोतरी हुई है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ में 47.5% हुई है सी सेक्शन में। क्लियर। तो रीज़न क्या है डिक्लाइन होने का टोटल फर्टिलिटी रेट, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में जो फर्टिलिटी फैमिली प्लानिंग है वो बेहतरीन तरीके से लोग जो हैं सोच समझ के सारी चीज़ें कर रहे हैं। मैरिज जो है, मैरिज पे ज़्यादा फोकस नहीं है लोगों का, अगर देखें तो स्पेशली वुमेन्स का भी, ठीक है। तो मैरिज से ध्यान हट के बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देने की यहाँ पे कोशिश की गई है। तो इसकी वजह से भी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम हुआ है। कॉन्ट्रासेप्टिव की अगर हम बात करें, ये भी जो इंक्रीज़ देखने को मिला है करंट यूज़ जो होता है मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, ठीक है, इसका भी यूज़ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रिवेलेंस रेट है ये इंक्रीज़ हुआ है सब्सटेंशियली। 54% था पहले, अब 67% हुआ है ऑल इंडिया लेवल पे। रिवर्सिबल अगर स्पेसिंग की बात करें, जैसे क्या हुआ है, एक बच्चे का बर्थ हुआ है, फिर जो सेकंड बच्चे की अगर बात करें तो 5-6 ईयर के बाद देखने को मिलता है, ठीक है। तो न्यू रिवर्सिबल स्पेसिंग यानी कि गैप बिटवीन चिल्ड्रन, ये भी मेथड जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ है हमारी सोसाइटी में। तो ह्यूज स्तर पर ये भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ एफर्ट्स लगाए गए कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल करना है। इंडिया ऐसी कंट्री बनी फर्स्ट जो नेशनल लेवल पे लॉन्च किया गया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। जैसे उत्तर प्रदेश में भी, असम में भी चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो ग्रोइंग नंबर अगर देखें तो 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जो हैं, जो सेक्स रेशियो जो है मोर देन 1000, ठीक है, यानी कि गर्ल्स का जो है 1000 से भी ज़्यादा जो है बर्थ रेट वो देखने को मिला है एज़ कंपेरिजन टू मैन। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी स्टेट कौन सी है, ठीक है। पंजाब में जो है लेस देन है गर्ल्स 950 से, ठीक है। अगर इसकी बात ये वाली स्टेट की बात करें, लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 950 to 1000 तक आपको देखने को मिलता है। और जो ग्रीन वाला एरिया जैसे राजस्थान जो है, ठीक है, यहाँ पे 1000 से ज़्यादा गर्ल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव और नीड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। यहाँ पे ये वाला मैप आप देखें, ठीक है, ये डाटा है कुछ, ठीक है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आंसर राइटिंग में भी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं ओ स्मार्ट स्कीम की। ओ स्मार्ट का मतलब क्या है, ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी स्कीम। तो 2021 to 2026 के लिए इसको क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया, अप्रूव किया गया है इसको कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एम क्या है कि ओशन रिसर्च जो है वो सही तरीके से हो सके, ठीक है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको ध्यान में रखते हुए चीज़ें करनी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पोर्ट लेके चलनी है। ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड हार्नेसिंग जो रहता है ओशन रिसोर्सेज का, इलीगल जो इसका ट्रेड किया जाता है उसको भी कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें पोटेंशियल जो फिशिंग जोन्स है, ठीक है, इसके बेनिफिट क्या है स्कीम्स के, वो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, ठीक है।
स्पेशली फिशरमैन जो है तो उनको भी प्रोडक्टिविटी है जो प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। तो ओशन स्टेट फोरकास्ट जो है वेव करंट एसएससी टाइड्स एक्सेट्रा, जिससे फिशरमैन हो गया, नेविगेटर, पोर्ट एंड हार्बर्स हो गए, ठीक है, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। अर्ली वार्निंग दी जाएगी इसके चलते, सुनामी की, स्टॉर्म सर्ज की, जो हाई वेव्स अलर्ट्स रहते हैं तो इसकी भी अर्ली वार्निंग होगी। स्पेशल सर्विसेज जो है फॉर इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड को इसके तहत दी जाएगी। उसके अलावा अगर अब बात करें तो इसको लॉन्च कब किया गया था, 2018 में लॉन्च किया गया था। एम क्या था इसका कि एड्रेस करना ओशियन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को, जैसे टेक्नोलॉजी सर्विसेज हो गया, रिसोर्सेज हो गया, साइंस एंड ऑब्जर्वेशन हो गया, और साथ ही साथ जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजिकल जो असिस्टेंस है इम्प्लीमेंट के लिए ब्लू इकोनॉमी को। क्लियर, ये इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है, ऑटोनोमियस इंस्टीट्यूट जो है किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर, ठीक है। और जनरेट एंड रेगुलरली अपडेट इन्फॉर्मेशन की गई है ऑन मैरीन लिविंग रिसोर्सेज के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओ स्मार्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे बेनिफिट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बूस्ट करना है हमने ब्लू इकोनॉमी को। इफेक्टिव यूज़ जो है ओशियन रिसोर्सेज का वो इफेक्टिव यूज़ करना है, ठीक है, इलीगल यूज़ ना हो इसका। तो डिलीवर करना है कट एज टेक्नोलॉजी जो है स्पेशली जो मैरीन डोमेन की, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर है। उसके अलावा सिग्निफिकेंस जो है ये सेम आपको बताया कि बूस्ट कैसे करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 14 है उसको कैसे लेके चलना है ताकि हम सस्टेनेबल यूज़ कर सके ओशियंस का, सीज का एंड मैरीन रिसोर्सेज का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन क्या है, न्यू वेरिएंट यहाँ पे बोला गया है कोरोना वायरस का। तो ये WHO के द्वारा ये अभी बोला गया कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये स्प्रेड हो रहा है जिसका नाम है ओमिक्रॉन, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में अराउंड 100 केसेस देखने को मिल रहे हैं, बोट्सवाना में 4 हैं। तो अभी कोरोना वायरस गया नहीं है, जो सोच रहे हैं कि जो कोरोना वायरस जो है वो चला गया है, तो ये बिल्कुल उनकी गलत फैमिली है। आने वाले टाइम में आपको ये देखने को मिल सकता है। इसके अलग अलग वेरिएंट हैं जो आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट में भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो सेलिब्रेट किया जा रहा है 200 ईयर ऑफ बंगाल आर्ट, जो यानी कि बंगाल आर्ट था उसको क्या किया गया, बंद किया गया, 200 ईयर्स पुराना है, ठीक है, जिसको बोला गया गैरे बैरे, ठीक है। ये पॉपुलर म्यूजियम था, एग्जीबिशन यहाँ पे देखने को मिलता था कोलकाता रीजन में, ठीक है। तो ये काफ़ी पुराना था। गैरे बैरे जो है ये एनरिच कल्चर लैंडस्केप था सिटी का नियरली 200 ईयर्स अगो, ठीक है। तो इसको शट डाउन कर दिया गया है। तो ये जो है गैरे बैरे जो है ये इसको ड्राइव किया गया एज द नेम ऑफ टाइटर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा आइकॉनिक नॉवल, ठीक है। तो लेटर ये इंस्पायर था सत्यजीत रे से, जो फिल्म इनके तो सत्यजीत रे के द्वारा जो फिल्म बनाई गई थी इसी के नाम पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। गैरे बैरे जो है ये कहाँ पे है, ये कोलकाता रीजन में है, जो अभी ये शट डाउन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। PDF इसकी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो क्वेश्चन पूछे हैं मैंने उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं पसंद आई हो वीडियो तो आप डिसलाइक भी ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।